तो यूरू और उसके साथी कागेमोरी क्लैन के मेंशन से वापस आ रहे होते हैं और देरा जिन का दिया हुआ कार्ड देख रहा होता है ताकि वो जिन के खाते पर दारू पी सके। पर तभी वो देखता है कि यूरू बहुत ज्यादा उदास है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो यूरू को दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ बताएगा और तब वो उसे शिप पर ले जाता है, जिसे देखकर यूरू और उसके डायमंड्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब वो लोग उसके बाद मेट्रो में ट्रेवल करने लगते हैं और उसके बाद हॉर्सेस की रेस देखते हैं जिसमें देरा पैसे हार जाता है। यहाँ के हॉर्सेस तो बहुत ज्यादा बड़े और फास्ट हैं, जिस वजह से इन्हें राइडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और मुझे वो वाला हॉर्स बहुत ज्यादा पसंद आया जो कि फर्स्ट आया है। तो आखिरकार वो कितने का होगा? उस हॉर्स को भूल जाओ, नहीं तो हाना मुझे डाइवोर्स दे देगी। और हाँ, मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए खरीद दूंगा जो तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए चाहिए। मुझे घोड़े और गायें चाहिए। इन दोनों के अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो मुझे सबसे ज्यादा एरोस चाहिए। मेरे पास इस टाइम बो तो है पर एरोस बहुत ज्यादा कम है। फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये मिलते कहाँ हैं। अगर मेरे पास मटेरियल्स होंगे तो मैं इसे खुद ही बना लूंगा। तो ये सुनकर देरा के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो यूरू और उसके डायमंड्स को सुपरमार्केट ले जाते हैं और वो लोग सुपरमार्केट को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वहाँ जाकर देरा यूरू से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे एरोस को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जिस वजह से यूरू उसे बताता है कि उसे बैम्बू, नाइफ और थ्रेड चाहिए और वो आयरन और स्टोन का इस्तेमाल करके एरो हेड्स को बना सकता है। तो यूरू डेरा से डियर के बारे में भी पूछने लगता है क्योंकि वो उसके स्किन और ऑर्गन्स को बॉयल करना चाहता होता है ताकि वो एनिमल ग्लू बना सके। पर डेरा उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे वहाँ पर पहले से ही बनी हुई ग्लू दिखाता है, जिससे कि यूरू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब वो लोग एरो बनाने वाले सामान को खरीद लेते हैं और हम देखते हैं जो काउंटर पर लड़की होती है वो लेफ्ट और राइट को देख पा रही होती है, पर वो उन्हें इग्नोर करके यूरू और डेरा का बिल बना के उन्हें दे देती है और उनके जाने के बाद अपने मैनेजर से कहने लगती है कि वो हेलुसिनेट कर रही है, जिस वजह से उसे ब्रेक चाहिए। पर उसका मैनेजर उसे ब्रेक लेने से मना कर देता है, जिस वजह से वो कहने लगती है कि ये एक्सप्लॉइटेशन है। तब डेरा और यूरू कपड़े खरीदने चले जाते हैं, जहाँ एक पुतले को देखकर यूरू उसे स्केयर क्रो समझने लगता है और बाकी रखे हुए कपड़ों को देखने लगता है। मुझे यहाँ के क्लॉथ बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो फिर तुम जो भी चाहते हो वो खरीद सकते हो। मुझे ब्लैक पसंद है क्योंकि इससे खून के धब्बे छुप जाते हैं। क्या यहाँ पर एक क्रिमिनल कपड़े खरीद रहा है जिससे अपने खून के धब्बों को छुपाने के लिए कलर्स देखने पड़ रहे हैं? तो डेरा यूरू से पूछने लगता है कि क्या उसे कच्छे नहीं चाहिए, और यूरू को कच्छों के बारे में कुछ नहीं पता होता क्योंकि वो अभी भी लंगोटी पहनता होता है, पर वहाँ पर वो नहीं होता। इससे मुझे याद आया कि जब मुझ पर हंटिंग करते टाइम डाकुओं ने हमला किया था तब मैंने उन्हें मार दिया था क्योंकि मेरे फादर ने मुझे यही सिखाया था और मैं हमेशा उनकी बॉडीज को दफना देता था। पर मुझे हमेशा एक अजीब फीलिंग आती थी और मैंने आज उस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। जो भी डाकू मुझ पर हमला करते थे वो बहुत ज्यादा क्लीन थे, पर जो अडल्ट्स माउंटेन पर रहते थे उनके हाथों पर एक ऐसी डर्ट होती थी जो कि धोने के बाद भी नहीं जाती थी। पर सारे डाकुओं के हाथ माउंटेन से नीचे रह रहे लोगों की तरह बिल्कुल साफ होते थे और उसमें से एक ने तो इस तरह के कच्छे भी पहन रखे थे, जिसका मतलब वो लोग माउंटेन पर चढ़ के मुझे मारने आए थे। राइट और लेफ्ट कहने लगते हैं कि शायद विलेजर्स ने ही उन डाकुओं को उस पर हमला करने के लिए भेजा था, क्योंकि अगर वो लोग सामने से हमला करते तो यूरू उनका भरोसा खो सकता था और अगर यूरू मर के सील की पावर को हासिल कर लेता तो विलेज पर भरोसा होने के कारण वो सील की पावर विलेज के काम आती। पर यूरू को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसके पास इसका कोई सबूत नहीं होता। पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद वो पूरी तरह से विलेजर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तब डेरा यूरू को बताता है कि उसके अलावा सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था कि विलेज के बैरियर के अंदर किस तरह घुसा जा सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं यूरू की सर्च नैरो डाउन हो जाती है और लेफ्ट यूरू से पूछने लगती है कि क्या वो लोग उन पर हमला करेंगे। तब यूरू इस बात पर एग्री करता है क्योंकि उसने हमेशा यही सीखा होता है कि हंटिंग में जो सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन को हासिल कर लेता है वही जीतता है। तब डेरा को भी एहसास होता है कि यूरू ऐसा ही करने वाला है और तभी यूरू डेरा को बताता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। पर डेरा को पहले से ही एहसास होता है कि 3 लोग उनका पीछा कर रहे हैं। ये लोग टर्न बाय टर्न हमारा पीछा कर रहे हैं। तो क्या ये लोग कागेमोरी से रिलेटेड हो सकते हैं? पर चलो ये छोड़ो और इस बात का ध्यान रखो कि हमें इनकी तरफ नहीं देखना है। ठीक है, पर वैसे डेरा तुमने तो कहा था कि तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें पहचाने, पर जो आशा ने पिक्चर ली थी उसमें तो तुम थे ना, तो उस वजह से तो तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। उसकी चिंता मत करो क्योंकि उस मेंशन में पहले ही बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे, तो इसलिए उन्हें पहले ही मेरे फेस के बारे में पता लग चुका है और मैं भी ये चाहता था कि ऐसा हो। तो यहाँ हम देखते हैं आशा यूरू के साथ अपनी फोटो देख रही होती है और जैसे उस फोटो के अंदर डेरा आ जाता है वो एडिटिंग से डेरा को उस फोटो में से उड़ा देती है। तब जिन वहाँ पर आ जाता है और आशा से वो फोटो मांगने लगता है जिसके अंदर डेरा है, पर आशा उसे बताती है कि उसके पास ऐसी कोई फोटो है ही नहीं, जिसे सुनकर जिन हैरान हो जाता है और इस वजह से वो हारुओ को सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देखने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही आशा अपने भाई की सिक्योरिटी फोटोज वाली क्लिप्स को भी मांगने लगती है। तब यहाँ गोंजो उन लोगों की इंटेरोगेशन कर रहा होता है जिन्होंने वहाँ पर हमला किया होता है, जिस वजह से केइची और माकोटो आकिशिमा नाम के पर्सन के बारे में बताते हैं और उसने उन्हें ये काम दिया होता है। तब माकोटो उसे अपनी कॉल हिस्ट्री भी चेक कराती है और केइची भी उन्हें समझाने लगता है कि वो लोग सभी से यहीं पर पहली बार मिले थे और उसी पर्सन ने उन सभी को वहाँ पर बुलाया था। तब जिस टाइम
टाइम उन दोनों को कॉल आया होता है उस टाइम तक जिन और उसके साथियों ने भी यूरू के साथ अपनी फाइट को खत्म कर दिया होता है और वो कागेमोरी क्लैन की तरफ आ रहे होते हैं। और आशा भी ये चेक करती है कि जिन ने भी उसे उसी टाइम फोन किया होता है। तब जिन उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग मेंशन के अंदर कब एंटर हुए थे, जिस वजह से केइची बताता है कि वो 1:30 और 2 बजे के बीच में एंटर हुए थे और उस टाइम जिन अपनी लात का इलाज करवा रहा था। ये मैनर बैरियर से घिरा हुआ है और जिस टाइम की तुम बात कर रहे हो उस टाइम सिर्फ क्लैन मेंबर्स और उनके गेस्ट ही गेट से अंदर आ सकते हैं। तो क्या जब तुम मेंशन के अंदर आए थे तब वहाँ पर कोई कागेमोरी भी प्रेजेंट था? तब केइची कहता है नहीं, वहाँ पर आकिशिमा के अलावा तब कोई भी नहीं था। तब माकोटो भी उन्हें बताती है कि उस टाइम वेस्ट गेट खुला हुआ था, जिस वजह से वो लोग आसानी से अंदर आ गए। और केइची भी इस बात पर एग्री करता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जिन उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो किस गेट की बात कर रहे हैं। तब केइची वेस्ट गेट का नाम लेता है और गोंजो उन्हें बताता है कि उस मेंशन में तो वेस्ट गेट है ही नहीं, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब जिन भी उन्हें यही बताता है कि वेस्ट साइड पर सिर्फ वॉल ही है और गोंजो अपने एक साथी फुयुकी को उनकी बातों को वेरीफाई करने के लिए कहता है। तब फुयुकी अपने डायमंड की मदद से माकोटो के डायमंड्स को उठा लेता है, जिस वजह से माकोटो डरने लगती है। पर गैबी उसे समझाती है कि वो उसके डायमंड्स को नहीं मारेगा, तो इसलिए उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तब हम देखते हैं फुयुकी की जो डायमंड होती है वो माकोटो के बारे में सब कुछ बताने लगती है, जिसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होती है और उसके घर के बारे में भी सारी जानकारी होती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और वो ये सब कुछ उन्हीं की वजह से कर रही है। तब फुयुकी अपने डायमंड को चुप रहने के लिए कहता है और माकोटो के डायमंड्स को पढ़कर केइची के डायमंड्स को पकड़ लेता है और उससे वो केइची की सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लेता है, जिस वजह से उन्हें पता चलता है कि केइची ये सब कुछ गैम्बलिंग डेप्ट की वजह से कर रहा है। तब केइची ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फुयुकी के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रहा होता है। मेरा नाम फुयुकी है और ये मेरे डायमंड पेयर ब्लैकलिस्ट हैं, जो कि डायमंड्स को टच करते ही उनके प्रीवियस मास्टर की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तब इन सभी इंफॉर्मेशन को सुन के गोंजो को एहसास हो जाता है कि माकोटो और केइची मास्टरमाइंड के साथ नहीं मिले हुए, जिस वजह से वो उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और गोंजो से पूछने लगती है कि क्या वो उन्हें पनिशमेंट नहीं देने वाले। पर तभी गोंजो उन्हें बताता है कि गधों की तरह काम करना ही उनकी पनिशमेंट है, जिससे कि वो दोनों डर जाते हैं। और हम देखते हैं गोंजो माकोटो के मदर के एक्सपेंसेस को उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिससे कि माकोटो बहुत खुश होती है और केइची भी पूछने लगता है कि क्या उसके गैम्बलिंग डेप्ट को भी उतार दिया जाएगा। पर तभी गोंजो उसके मुंह पर लात मारता है और उसे खुद उस डेप्ट को उतारने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ अब उस मेंशन को ठीक करने के लिए कहते हैं। तो थोड़ी देर बाद गोंजो के साथी उससे पूछने लगते हैं कि क्या उन दोनों को काम पर रखने का डिसीजन सही है। हमें पता है कि वो लोग कौन है और हमारे पास उनकी पर्सनल डिटेल्स भी हैं, जिस वजह से हम उन्हें अपने सोल्जर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, जो हमने बाकी डायमंड बिल्डर्स को पकड़ा है उनमें से जिनके डायमंड्स मर गए हैं उनका न्यू डायमंड्स के साथ बाद में कॉन्ट्रैक्ट बना देना और ब्लैकलिस्ट की मदद से उनकी इंफॉर्मेशन भी निकलवा लेना। और अगर इसके बाद तुम्हें पता चले कि मास्टरमाइंड कौन है तो मास्टरमाइंड के साथ साथ उसके बाकी सारे साथियों को भी मार डालना। तो यहाँ सभी लोग मेंशन को ठीक करने में जुड़े होते हैं और केइची आशा से उसके डायमंड्स को वापस मांगने लगता है और आशा उससे पूछने लगती है कि क्या उसने डायमंड्स के नाम भी सोचे हैं, जिस वजह से केइची उनका नाम ओहाकी और डाइफुकू रखता है, जिसे सुनकर आशा और गैबी हंसने लगते हैं, क्योंकि वो नाम स्वीट्स के होते हैं और जिनको भी यकीन नहीं आ रहा होता कि केइची जैसा बंदा भी ऐसा पीसफुल नाम रख सकता है। तो केइची गैबी से भी उसके डायमंड्स का नाम पूछने लगता है, जिस वजह से गैबी उसे अपने डायमंड्स के नाम बता देती है। पर केइची को वो नाम बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं, जिस वजह से गैबी को गुस्सा आ जाता है और वो केइची के सिर को अपने डायमंड के दांतों के बीच में फंसा देती है, जिस वजह से केइची उससे माफी मांगने लगता है। तब आशा केइची के डायमंड से पूछने लगती है कि क्या वो अपने पुराने मालिक के पास वापस जाना चाहते हैं, पर वो डायमंड्स इसके लिए मना कर देते हैं, जिस वजह से केइची रोने लगता है और जिन उसे काम पर फोकस करने के लिए कहते हैं। तब गैबी आशा से पूछने लगती है कि क्या ब्रेक को इन डायमंड से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और आशा इस बात से मना कर देती है, जिस वजह से गैबी आशा को उन डायमंड्स को अपने पास ही रखने के लिए कहती है ताकि वो सेफ रह सके। और आशा भी इसके बारे में सोचने लगती है क्योंकि मेंशन के अंदर अभी और भी दुश्मन हो सकते हैं। तब यहाँ एक रूम के बीच में मीटिंग चल रही होती है। इस बार तो हम बाल बाल बच गए हैं। सही कहा, मैं तो पैनिक ही हो गया था। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतनी मुसीबत में डाला, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं अगली बार अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो अब हमें अगली बार के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें और लोगों को हायर करना चाहिए? अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें और भी पार्ट टाइमर से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि गैबी और आशा बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो क्या तुम्हें मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? नहीं, मैं खुद देख लूंगा, पर मुझे सच में लगा था कि मैं इस बार मांगा की डेडलाइन को मिस कर दूंगा। इस बार तो सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मेरे सारे के सारे असिस्टेंट बीमार पड़ गए थे और मैंने फाइल्स को भी खो दिया था, जिस वजह से हम शेड्यूल के बहुत ज्यादा पीछे चले गए थे। सच में इस बार तो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई थी और ऊपर से प्रिंटर्स के साथ भी नेगोशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया, पर मैं अगली बार अपने शेड्यूल को अच्छे से मैनेज कर लूंगा। और हाँ, मुझे और ज्यादा असिस्टेंस की
जरूरत नहीं है, क्योंकि गैबी और आशा ने अभी अभी मेरे पेजेस को खत्म करने में मदद की है और वो सच में बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं। ऐसी बात है तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि तुम उन्हें पैसे जरूर दोगे। बिल्कुल, मैं ऐसा जरूर करूँगा। वैसे तुम्हारे रूम में इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हो। हमारा घर टूट गया है, जिस वजह से कुछ हिस्सों में लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ यूरो अपने लिए कपड़ों को खरीद लेता है, जिस वजह से वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से वापस जाने लगते हैं और जो लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी उनके पीछे ही होते हैं, जिस वजह से यूरो सोचने लगता है कि उन लोगों को उन्हें पकड़ लेना चाहिए। पर यूरो के पास डेरा का हथियार नहीं होता, क्योंकि वो कागेमोरी मेंशन में उसे भूल आया होता है और वो इसके लिए डेरा से माफी मांगने लगता है। पर डेरा को इसकी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर यूरो के पास अभी वो हथियार होता तो वो पूरे शहर में उसे घुमाता फिर रहा होता, जिस वजह से उसे लग रहा है कि ये अच्छा ही है कि उसके पास हथियार नहीं है। तो डेरा यूरो को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे भी कुछ हथियारों की जरूरत होती है और वो भी चाहता होता है कि यूरो भी अपने पास कुछ हथियार रख ले, जिस वजह से वो लोग डेरा के घर की तरफ जाने लगते हैं। और राइट डेरा से पूछने लगता है कि क्या उसके घर पर जाने से पहले उन्हें उन लोगों को ठिकाने नहीं लगाना चाहिए जो उनके पीछे घूम रहे हैं। पर डेरा इससे मना कर देता है, क्योंकि उसने उनके लिए एक प्लान सोच रखा होता है। और हम देखते हैं वो लोग गलियों से घूमते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पुराना सा घर होता है। तो डेरा यूरो को लेकर अंदर चला जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर डेरा ने बहुत सारे हथियारों को रखा होता है, जिसमें से डेरा यूरो को कुछ भी चुनने के लिए कहता है और यूरो एक एक्स को उठा लेता है और डेरा भी एक गन उठा लेता है। तो राइट को कुछ डायमंड्स के होने का एहसास हो रहा होता है और डेरा को इस बारे में पहले पता होता है। तब यहाँ जो 3 लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं वो हायर अप्स के पास वापस जाने लगते हैं ताकि वो डेरा की लोकेशन के बारे में उन्हें बता सके। पर तभी उनके पीछे डेरा और यूरो आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग गन निकालते हैं वैसे ही डेरा गोली मार के एक बंदे के हाथ से उसकी बंदूक को नीचे गिरा देता है और बाकी 2 बंदों को राइट और लेफ्ट पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उनका एक मेंबर भागने लगता है। पर तभी वो एक धुंध में कैद हो जाता है और एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। यह तादेरा क्लैन का लोस्ट हाउस है और ये थिन लेयर इस दुनिया और दूसरी दुनिया को सेपरेट कर रही है जहाँ से हम आए हैं। पर सिर्फ मुझे ही पता है कि यहाँ से अंदर बाहर कैसे आया जा सकता है। तो इसलिए अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो तुम मौत आने तक यहीं पर घूमते रहोगे। तब वो पर्सन भागने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वो एक स्केलेटन के साथ टकरा के गिर जाता है, जिस वजह से वो डरने लगता है। ये भी एक कागेमोरी एजेंट था जिसने बहुत पहले हमारा पीछा किया था और देखो ये यहीं पर गुम होकर मर गया है और ऐसे ही यहाँ पर और भी लाशें होंगी। तो इसलिए अगर तुम इसकी तरह नहीं बनना चाहते तो जल्दी बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो। तो राइट फिर से कहने लगता है कि उसे डायमंड्स का एहसास हो रहा है, जिस वजह से डेरा उसे बताता है कि वहाँ पर तादेरा क्लैन के डायमंड्स हैं जिन्होंने उस लॉस्ट हाउस को क्रिएट किया है। पर तभी राइट और लेफ्ट उसे बताते हैं कि वहाँ पर डायमंड्स का एक और पेयर है, जिस वजह से वो लोग चौकन्ना हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनके सामने वाले पर्सन का सिर उड़ जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ घूमने लगता है और एक कैनाल में से एक बड़ा सा डायमंड बाहर आ जाता है और तब वहाँ पर एक और डायमंड होता है जो कि अपने पैर से एक और पर्सन को मार देता है और वो दोनों डायमंड्स राइट और लेफ्ट को जानते होते हैं, जिस वजह से लेफ्ट यूरो और डेरा को पीछे रहने के लिए कहती है, क्योंकि राइट और लेफ्ट ने उन डायमंड्स को पहचान लिया होता है और वो दोनों उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट